हेलो गाइज, आपका मेरे चैनल भगवान जीआईसी कोरदार में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो पॉलिटिकल साइंस कक्षा 12 के छात्रों के लिए है। आइए लघु उत्तरीय प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्न आसियान संगठन की स्थापना कब हुई थी? किन देशों ने इसकी स्थापना की? बाद में इसमें कौन से देश शामिल हुए? उत्तर, आसियान दक्षिण पूर्व एशिया देशों का संगठन की स्थापना 1967 में हुई थी। इसकी स्थापना के समय 5 देशों इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड और फिलीपींस ने बैंकॉक घोषणा पर हस्ताक्षर किए थे। 1967 के बाद इसमें 5 अन्य देश शामिल हुए: लाओस, ब्रुनई, कंबोडिया, वियतनाम और म्यांमार। प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसमें कितने देश सदस्य हैं? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्य उद्देश्य विश्व में मुद्रा के व्यापार को बढ़ावा देना और विकासशील देशों की अर्थव्यवस्थाओं के उदारीकरण को प्रोत्साहित करना है। वर्तमान में इसमें 182 देश सदस्य हैं। IMF ने वैश्वीकरण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हालांकि कई विकासशील देशों की शिकायत रहती है कि इसकी नीतियां भेदभावपूर्ण होती हैं और विकसित देशों के पक्ष में झुकी रहती हैं। प्रश्न, 1992 में रियो डी जेनेरियो में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन में कौन कौन से महत्वपूर्ण पहल किए गए और UNFCCC की क्या भूमिका रही? उत्तर, 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन में एजेंडा 21 को अपनाया गया और जलवायु परिवर्तन से संबंधित बुनियादी नियम बनाए गए। इसी सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन रूपरेखा अभिसमय की स्थापना हुई, जिसने जलवायु परिवर्तन के मुद्दों पर वैश्विक सहयोग को बढ़ावा दिया। इसके अंतर्गत साझा लेकिन विभिन्न जिम्मेदारियों की अवधारणा प्रस्तुत की गई। प्रश्न, वैश्वीकरण किन किन प्रवाहों पर आधारित है और इन प्रवाहों ने वैश्वीकरण को कैसे प्रभावित किया है? उत्तर, वैश्वीकरण की अवधारणा विभिन्न प्रवाहों पर आधारित है, जिनमें वस्तुओं का एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवाह, पूंजी का प्रवाह, विचारों का आदान प्रदान तथा व्यक्तियों का एक देश से दूसरे देश में प्रवास शामिल है। वैश्वीकरण ने इन प्रवाहों की गति को प्रभावित किया है और इन्हें तेज कर दिया है। इन प्रवाहों के बड़े पैमाने पर और तेजी से होने के कारण ही वैश्वीकरण का जन्म हुआ है। प्रश्न, द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 का मुख्य लक्ष्य क्या था? इसमें किस क्षेत्र पर सबसे अधिक जोर दिया गया? उत्तर, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य तेजी से आर्थिक विकास करना था। इस योजना में औद्योगिकीकरण पर विशेष जोर दिया गया और भारी उद्योगों की स्थापना की गई। घरेलू उद्योगों को संरक्षण देने के लिए आयात पर भारी शुल्क का प्रावधान किया गया। इस योजना को PC महालनोबिस मॉडल के आधार पर तैयार किया गया था, इसलिए इसे महालनोबिस मॉडल की योजना भी कहा जाता है। प्रश्न, 1949 की समाजवादी क्रांति के बाद चीन में हुए प्रमुख आर्थिक और राजनीतिक सुधारों का वर्णन कीजिए। इनमें 1972, 78, 88, 98 और 2001 के महत्वपूर्ण घटनाक्रमों को शामिल करें। उत्तर लिखेंगे आप। 1949 में माओ के नेतृत्व में समाजवादी क्रांति के बाद चीन में चीनी गणराज्य की स्थापना हुई। शुरुआत में चीन ने अपनी सीमाएं बंद रखीं, लेकिन 1972 में अमेरिका से संबंध बनाकर आर्थिक एकांतवास समाप्त किया। 1973 में झोउ एनलाई ने कृषि, उद्योग, सेवा और विज्ञान प्रौद्योगिकी के विकास का विचार प्रस्तुत किया। 1978 में देंग सियाओपिंग ने खुले द्वार की नीति लागू की और आर्थिक सुधार किए, जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़ा। इसके बाद चीन में विशेष आर्थिक क्षेत्र
बनाए गए, जहां एनएनसी को सुविधाएं देकर विदेशी निवेश आकर्षित किया गया। 1988 में कृषि क्षेत्र में और 1998 में उद्योग क्षेत्र में सुधार किए गए। अंततः 2001 में चीन विश्व व्यापार संगठन WTO का सदस्य बना। संयुक्त राष्ट्र संघ UNO की स्थापना कब हुई थी? शीत युद्ध और उसके बाद के काल में इसकी क्या भूमिका रही? उत्तर, संयुक्त राष्ट्र संघ UNO की स्थापना 1945 में हुई थी। शीत युद्ध के दौरान इसने कोरिया युद्ध और इराक युद्ध जैसे संघर्षों को सुलझाने और शांति स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद एक ध्रुवीय विश्व में भी UNO ने शांति बनाए रखने, निशस्त्रीकरण को बढ़ावा देने और युद्धों को रोकने के प्रयास किए। आज UNO में 193 देश शामिल हैं। यह संगठन शांतिपूर्ण वार्तालाप, संघर्ष समाधान, विकासशील देशों की सहायता, रंगभेद का विरोध, मानवाधिकारों की रक्षा और परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने जैसे क्षेत्रों में कार्य करता है। प्रश्न, सिंडिकेट क्या था? इसके गठन, भूमिका और कांग्रेस में हुए विभाजन के कारणों का वर्णन कीजिए। उत्तर, 1960 के दशक में कांग्रेस के वरिष्ठ और अनुभवी नेताओं का एक अनौपचारिक समूह बना जिसे सिंडिकेट कहा गया। इसमें कामराज, निजलिंगप्पा, अतुल्य घोष, संजीव रेड्डी जैसे नेता शामिल थे। सिंडिकेट ने कांग्रेस की नियुक्तियों और कार्यक्रमों को तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पंडित नेहरू की मृत्यु के बाद लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री बनाने और शास्त्री जी की मृत्यु के बाद इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाने में भी सिंडिकेट की अहम भूमिका रही। बाद में इंदिरा गांधी और सिंडिकेट के बीच मतभेद बढ़े, जिससे कांग्रेस का विभाजन हुआ। सिंडिकेट कांग्रेस ओ में रहा और इंदिरा गांधी कांग्रेस आई में। 1971 के चुनाव में सिंडिकेट की कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा और इंदिरा गांधी की कांग्रेस विजयी रही। इसके बाद सिंडिकेट का प्रभुत्व समाप्त हो गया। एक प्रश्न आपको अनुच्छेद दिया जाता है, उसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पर मैं एक अनुच्छेद आपको दे रहा हूँ। निम्नलिखित अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा इसकी नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। हजारिका का एक गीत। यह गीत एकता की विजय पर आधारित है। इसमें पूर्वोत्तर के 7 राज्यों को एक ही माँ की 7 बेटियाँ कहा गया है। मेघालय अपने रास्ते निकल गई, अरुणाचल भी अलग हो गई और मिजोरम असम के द्वार पर दूल्हे की तरह दूसरी बेटी से ब्याह रचाने को खड़ा है। इस गीत का अंत असमी लोगों की एकता बनाए रखने के संकल्प के साथ होता है और इसमें समकालीन असम में मौजूद छोटी छोटी कौमों को भी अपने साथ एकजुट रखने की बात कही गई है। कर्बी और मिजिंग भाई बहन भी हमारे ही प्रियजन हैं। अब इस पे प्रश्न दिए हैं, इनके उत्तर मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पे। प्रश्न, लेखक यहाँ किस एकता की बात कह रहा है? उत्तर, लेखक असम और पूर्वोत्तर के 7 राज्यों के बीच सांस्कृतिक और भावनात्मक एकता की बात कर रहा है। गीत में इन राज्यों को एक ही परिवार की बेटियों के रूप में दिखाया गया है, जो अलग अलग रास्तों पर जाने के बावजूद एक ही मन और भावना से जुड़ी रहती हैं। अंत में असमी लोगों की यह संकल्पना है कि वे अपनी एकता बनाए रखेंगे और छोटी छोटी जातीय समूहों को भी साथ लेकर चलेंगे। प्रश्न, पुराने राज्य असम से अलग करके पूर्वोत्तर के अन्य राज्य क्यों बनाए गए? उत्तर, पूर्वोत्तर के राज्यों को अलग करने के पीछे मुख्य कारण थे भौगोलिक विविधता, पहाड़ी और मैदानी इलाकों की अलग अलग ज़रूरतें, सांस्कृतिक और भाषाई भिन्नता, हर क्षेत्र की अपनी विशिष्ट भाषा, संस्कृति और परंपरा, प्रशासनिक सुविधा, छोटे राज्यों में शासन और विकास कार्यों को अधिक प्रभावी ढंग से लागू करना। अगला लास्ट प्रश्न, क्या आपको लगता है कि भारत के सभी क्षेत्रों पर एकता की यही बात लागू हो सकती है और क्यों? उत्तर, हाँ, यह विचार पूरे भारत पर लागू हो सकता है, क्योंकि भारत
विविधताओं से भरा देश है। भाषा, संस्कृति, धर्म और परंपराओं में अंतर होने के बावजूद एक साझा राष्ट्रीय पहचान है। एकता का अर्थ समानता नहीं बल्कि विविधता में सामंजस्य है। जब हर क्षेत्र अपनी विशिष्टता को बनाए रखते हुए एक बड़े उद्देश्य राष्ट्र की प्रगति के लिए साथ आता है, तब सच्ची एकता संभव होती है। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।